नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल कीप ऑनलाइन स्टडी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर लगातार पिछले कुछ दिनों से प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। आज मैं आपको एसएससी सीएचएसएल प्लस 2 लेवल का पेपर का सॉल्यूशन करवाऊंगा, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। और साथ ही आपको क्वेश्चन का पैटर्न के बारे में भी जानकारी मिलेगी और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन के पैटर्न के बारे में जानकारी नहीं होगी तो आप किस प्रकार के प्रश्न आएंगे ये आपका अंदाजा नहीं लगेगा और आप एग्जाम को अच्छे से क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर को जरूर सॉल्व करें, जिससे कि आपको पता चले कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे और उसे किस प्रकार से सॉल्व करना है। और मैं वो सारी जानकारी आज इस वीडियो में दूंगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर बने रहें। चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार का प्रश्न है। देखिए दोस्तों, ये रीजनिंग का प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं जानिए। देखिए दोस्तों, सिंपल सा प्रश्न होता है, इस तरह के प्रश्न को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न क्या बोला गया है, पहले आराम से पढ़ लेते हैं। आशा और लता की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। यदि इनकी आयु में 6 साल का अंतर है तो 5 साल बाद लता की आयु क्या होगी। तो सिंपल सा है, तो यहाँ लिख लीजिए दोस्तों। ए से आशा और एल से लता, इन दोनों के बीच की आयु का अनुपात कितना है, 5:6 साल। और क्या बोला गया दोस्तों, यदि उनकी आयु में 6 साल का अंतर है तो इन दोनों की आयु में कितने का अंतर है, 6 साल का। लेकिन अनुपात में देखिए तो दोस्तों कितने साल का अंतर है, 1 अनुपात का अंतर है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि 1 अनुपात बराबर 6 साल होगा, क्योंकि इन दोनों की आयु में भी तो 6 साल का अंतर है। तो हम 1 अनुपात बराबर अगर 6 साल हुआ तो इससे भी तो 6 से गुना करेंगे, क्योंकि 1 अनुपात बराबर अगर 6 हुआ तो 6 अनुपात बराबर कितना हो गया, 36। यानी 36 साल इसका हो गया वर्तमान आयु, क्योंकि ये क्या है दोस्तों, ये वर्तमान आयु था इनका। अब हम आते हैं कि अब क्वेश्चन क्या बोला गया, 5 साल बाद लता की आयु क्या होगी। तो 5 साल बाद लता की आयु, तो 36 साल में 5 साल प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये 36 साल तो इसका प्रेजेंट एज था। 5 साल बाद एज प्लस कर देंगे तो कितनी होगी, 41 साल। तो यहाँ पे कितना आंसर हो जाएगा दोस्तों, 41 साल। इस तरह का प्रश्न को ऐसे सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कैसा है। अब दोस्तों बोला गया है, दिए गए पैटर्न को ध्यान पूर्वक देखिए और अध्ययन करके ये बताइए। तो सिंपल सा है दोस्तों, इस पैटर्न को यदि आप समझेंगे तो ध्यान से देखिएगा तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को आराम से आंसर मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों क्या है इसमें, देखिए दोस्तों पहले में क्या किया है, 6 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, अगर 6 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, 48। और 48 में फिर देखिए दोस्तों ये नीचे वाला को माइनस कर दिया है तो कितना हो गया, 40 हो गया। तो तब तब जाके वो बीच वाला लिखा। उसी तरह आप दूसरा पैटर्न को देखिएगा दोस्तों, तो क्या है, देखिए तो 21 × 25 है दोस्तों, और उसके बाद -25 कर दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 200। तो ठीक उसी सॉरी ये 500 आएगा दोस्तों। ठीक उसी तरह पैटर्न इसमें भी चल रहा होगा दोस्तों। तो इसमें कैसा पैटर्न चल रहा होगा, तो देखिए क्या करेंगे इसमें भी, तो इसमें 14 × 7 करेंगे और माइनस कितना कर देंगे इसमें दोस्तों। देखिए यहाँ पे नीचे वाले को 8 माइनस किए, यहाँ 25 माइनस किए, तो यहाँ पे कितने माइनस कर देंगे, 7 माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 91। तो 91, अब 91 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में है। तो इस तरह के पैटर्न को ऐसे समझिए दोस्तों। तो चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न कैसा है, देखिए दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको टोटल 100 क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो या फिर साइंस हो, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इस वीडियो का भरपूर लाभ लें। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब प्रश्न बोला गया दोस्तों कि इस आकृति में आपको आयत गिनना है दोस्तों। तो आप इस आकृति में आयत गिने दोस्तों। तो इस आकृति में आयत गिने तो दोस्तों ये आप सभी अपने से कर लेंगे, ये आप सभी के लिए होमवर्क के लिए है। तो इसको आप होमवर्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों इस फिगर पे बताना सही से होगा ना दोस्तों, क्योंकि बहुत ज्यादा गैदरिंग हो जाएगा जिससे आपको समझ में आएगा नहीं। तो आप सभी इसको घर में जरूर करें। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्या है नेक्स्ट प्रश्न, ये प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न में बताया गया है कि इन सभी में से, इस इक्वेशन में से, इसमें से ऐसा कौन सा 2 डिजिट को रिप्लेस करे आपस में जिससे कि ये इक्वेशन सेटिस्फाइड कर जाए। तो इस तरह के प्रश्न को आप सभी बाय ऑप्शन बनाए तो दोस्तों जल्दी से वो बन जाएगा। मैं यही सजेस्टेड करूंगा, क्योंकि आप सभी हार्ड वर्क करते हैं, स्मार्ट वर्क करना चाहिए यहाँ पे। तो अगर बाय ऑप्शन हम सभी चलते हैं
तो मैं दूसरा ऑप्शन चेक करता हूँ, क्योंकि आप सभी पहले पहला चेक कीजिए, उसके बाद आप दूसरा चेक कीजिएगा तो दोस्तों ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। आप सभी चेक कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ये क्या बोला गया है कि आपस में बदलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 7 है, तो 7 की जगह क्या लगाना है दोस्तों आपको? 7 की जगह 4 रख दीजिए, और यहाँ पे 4 की जगह क्या रख दीजिए दोस्तों? 7। तो जहां 4 वहां 7 रख के देखिए देखिए दोस्तों ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। देखिए कितना हो गया, देखिए 7 5 35, सॉरी दोस्तों पहले डिवाइड होगा तो ये कितना हो गया, 9 हो गया, और 9 और -35। देखिए दोस्तों 9 + 7 = 35, और यहाँ कितना -9। अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा दोस्तों, ये 9 और ये 9 तो कट गया दोस्तों, तो इधर क्या बच गया 35। अब इधर कंडीशन देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितना किए, तो ये 9 × 5 = 45 आ गया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों 9 चौक 4 तिया 12, तो 12 + 10, और ये यहाँ कितना था +9। अब यहाँ से सिंपल सा है दोस्तों, यहाँ से कीजिए तो -1 हो जाएगा। अब यहाँ से कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी दोस्तों, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि दोनों का आंसर सेम आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न कैसा है, देखिए क्या बोला गया दोस्तों, कुछ जानवर हाथी हैं। क्या बोला गया है, कुछ जानवर हाथी हैं। ये कथन निष्कर्ष का सवाल है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। कुछ जानवर हाथी हैं, तो यहाँ पे जानवर डाल देते हैं, जो से जानवर लिख देते हैं। कुछ जानवर हाथी है, तो हाथी को हो से लिख दीजिए दोस्तों। तो कुछ जानवर हाथी हैं। अब क्या बोला गया है, कुछ हाथी बाघ है, तो कुछ हाथी बाघ है, बाघ को बहुत से लिख देते हैं दोस्तों। अब देखिए निष्कर्ष क्या बोला गया है, कुछ जानवर बाघ हैं, कुछ जानवर बाघ हैं। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये कंडीशन तो पूरी पूरी सेटिस्फाइड नहीं कर रही है। तो पहला नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, देखिए दोस्तों, कोई भी बाघ जानवर नहीं है, कोई भी बाघ जानवर नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या बोल सकता है, अगर कोई कुछ जानवर बाघ हैं तो कुछ जानवर नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो एक होगा या तो दो होगा, दोनों में से कोई एक ही फॉलो करेगा। इसलिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ये 3, या तो एक या फिर दो। आप अपने तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन मैं इसी तरीके को सटीक मानता हूँ, इसलिए इसे बताता हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं किस प्रकार का प्रश्न है। देखिए दोस्तों क्या बताया गया है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें यह आपस में वही संबंध है जिससे दिए गए शब्द युग्मों के बीच है। क्या बोला गया है, घड़ी समय को बताता है। तो इनमें से क्या होगा दोस्तों, देखिए एमीटर करेंट को बताता है। उसके बाद दोस्तों बाकी कोई ऑप्शन सटीक नहीं होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित श्रृंखला में से प्रश्न चिन्ह की जगह पर आने वाली आकृति का चयन करें। तो इनको फॉलो कीजिए दोस्तों। देखिए आप यदि आप फॉलो करेंगे तो प्लस के साइन को अगर फॉलो कीजिए दोस्तों, तो देखिए ये प्लस का साइन क्या था, ये एंटी क्लॉकवाइज किया दोस्तों। यहाँ से देखिए एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से यहाँ गया, यहाँ पे है, फिर ये एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से यहाँ चले गया अगले बार। तो ये प्लस वाला साइन अब कहाँ आना चाहिए दोस्तों, ये यहाँ आ जाना चाहिए, क्योंकि हर बार एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इस पर प्लस का साइन यहाँ आना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे प्लस का साइन कौन सा है दोस्तों, इन दोनों ऑप्शन में छाटिए, तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, तो ये होगा। बाकी चेक करने का जरूरत ही नहीं है दोस्तों। तो इस तरह से आप स्मार्ट वर्क के थ्रू आंसर को बाय ऑप्शन से जल्दी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न कैसा है। देखिए क्या बोला गया है नेक्स्ट प्रश्न में, बोला गया है 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान है और असंगत का चयन करें। तो देखिए दोस्तों क्या बोला गया है, नौका, जहाज, फेरी यानी बड़ी नाव, पनडुब्बी। देखिए दोस्तों ये नौका भी पानी के ऊपर चलने वाला है, जहाज भी पानी की सतह पर है चलने वाला, और फेरी भी नाव के सतह पे यानी पानी की सतह पर चलने वाला है। लेकिन एक पनडुब्बी इसमें ऐसा है जो पानी के अंदर चलती है, इसलिए ये इसमें अंगसंगत हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं दोस्तों। इस प्रश्न में बोला क्या गया दोस्तों कि निम्नलिखित समीकरण में प्लस को अगर माइनस से बदल दिया जाए और 6 को 7 में आपस में बदल दिया जाए तो कौन सा ऐसा मिक्स समीकरण है जो कि कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा।
तो इस तरह के प्रश्न को भी आप बाय ऑप्शन लें तो आपको पता चल जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर हम तीसरा नंबर ऑप्शन लेते हैं तो देखिए 6 को 7 से बदलें, यानी उल्टा कर देना है 76, और प्लस को माइनस से बदलना है, यानी माइनस को प्लस, यानी उल्टा कर देना है दोस्तों। और फिर इसको भी हमको चेंज करना पड़ेगा आपस में, तो इसको भी 6 और 7 कर दिए, और ये प्लस को फिर से माइनस में चेंज करेंगे और चेक करेंगे तो क्या दोस्तों 100 आता है। चेक करते हैं, तो जब इसको चेंज किया तो कितना गया दोस्तों, ये 143 और माइनस 43 बराबर 100। तो ये एक इक्वेशन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगी। अब दोस्तों बारी बारी से चेक कर लेंगे, जिसका आंसर आ जाएगा वही ऑप्शन को टिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न कैसा है, देखिए दोस्तों इसके पैटर्न को समझिए। इसका पैटर्न किस तरह से जा रहा है, देखिए 17 से 21, 21 से फिर 23, 23 से 46, 46 से 71। क्या कर रहा है दोस्तों, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यदि 17 में हम 2 का स्क्वायर कर दे दोस्तों तो कितना हो गया 17, और 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आ गया 21। अब फिर से देखिए दोस्तों, 21 में यदि हम 2 का अगर 3 का स्क्वायर कर दें तो 21 और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो कितना आ गया 30। उसी तरह दोस्तों अगर हम 30 में एक एक प्लस होते जा रहा है, देखिए यहाँ 2, यहाँ 3, तो यहाँ 4 का स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा 21, और 4 का स्क्वायर 16, कितना हो जाएगा 46। यानी कंडीशन आपको समझ में आ रहा है दोस्तों। उसी तरह अगर हम 46 में 5 का स्क्वायर कर दें तो कितना हो गया 46 और 25 71। अब देखिए दोस्तों फाइनली क्या है, 71 में यदि हम यहाँ पे कर रहा हूँ दोस्तों, 71 में यदि हम 5 का स्क्वायर, तो यहाँ कितना का स्क्वायर करना पड़ेगा 6 का स्क्वायर, यानी 71 और 36 को हमको जोड़ना है दोस्तों। तो 71 और 36 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 107। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ये 1 नंबर होगा। तो ये काफी अच्छा पैटर्न था और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इस तरह के प्रश्न को आप सभी सॉल्व करिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कैसा है पारस, यह डाइस का प्रश्न है दोस्तों। तो डाइस के प्रश्न को, इस तरह के प्रश्न को क्या कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए दोस्तों इस प्रश्न में क्या बोला गया है, बोला गया है कि 6 के विपरीत फलक कौन से हैं, 6 के विपरीत फलक कौन से हैं। तो देखिए दोस्तों इस तरह के प्रश्न क्या करते हैं, जो कॉमन होता है दोस्तों उससे हम क्या हो जाते हैं, क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। तो देखिए दोस्तों यदि हम 3 कॉमन है, इसमें 3 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, और ये 5 भी कॉमन है। देखिए दोस्तों तो इसमें क्या एक यूनिक दिख रहा है आपको, 6 दिख रहा है। देखिए देखिए तो 4 तो है ही नहीं इसमें, तो हम इसमें से सिंपल सा आप बोल सकते हैं कि 6 के विपरीत क्या होगा 1, क्योंकि इन दोनों तो कॉमन ही है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर निकल जाता है दोस्तों 1। और एक रूल भी होता है दोस्तों, यदि आप इनसे भी से पता नहीं चले तो जो कॉमन होता है वहां से लेके हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज एक ही डायरेक्शन में घूम जाए और उसके ठीक विपरीत लिख लेते हैं, तो उस तरह से भी सॉल्व हो जाता है। आगे यदि प्रश्न आएगा तो दोस्तों उसको मैं सॉल्व करवाऊंगा इस तरीके से, लेकिन फिलहाल मैं ये इस तरह से प्रश्न को इसी तरह से सॉल्व करते हैं, क्योंकि मैं इससे पहले ही बोल चुका हूँ दोस्तों। इसमें मैं आपको फास्ट स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। काफी आसान प्रश्न होते हैं इस तरह के दोस्तों, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इस तरह के प्रश्न को आप क्या कीजिए, टोटल काउंट कर लीजिए कि कितने टोटल हैं डिजिट। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब 20 है दोस्तों, तो उसको आप क्या कीजिए 5-5 के या फिर 10-10 के फॉर्म में बांट लीजिए। तो मैं 5-5 के फॉर्म में बांट रहा हूँ दोस्तों। तो देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ से आप अंडरलाइन डाल दीजिए, यहाँ से ये बोला एम। फिर यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ से फिर लाइन डाल दीजिए 1 2 3 4 5, एल है दोस्तों यहाँ पे। अब आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। देखिए के डैश से एल एम एम, देखिए यहाँ पे क्या है के फिर एल एम एम, तो आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे कि एल के बाद के बाद क्या आ रहा है दोस्तों। देखिए यहाँ के बाद भी के आ रहा है, तो फर्स्ट में तो के आ गया आपका। दूसरा क्या है दोस्तों, यहाँ देखिए एल, एल के बाद फिर क्या आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है कि देखिए यहाँ पे एम तक खत्म हो गया, लेकिन फिर से एल, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ खत्म हो गया यहाँ पे, लेकिन की लास्ट में देखिए डबल क्या आ रहा है यहाँ पे। देखिए आप जब पैटर्न समझिएगा तो लास्ट में
डबल के से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे भी डबल के से एंड हो रहा होगा, तो यहाँ भी के। उस कंडीशन में यहाँ पे एल और यहाँ पे एम। तो ये काफी इजी तरह से, इस तरह से आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे। तो चलते हैं नेक्स्ट तरफ, प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या है कि देखिए दोस्तों, जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द से पहले शब्द से है। तो दवा का संबंध रोग से है, तो भोजन का संबंध किससे है? देखिए दोस्तों, दवा रोग को ठीक करता है, तो भोजन किसको ठीक करता है? भूख को। यदि भूख लगी होगी तो दोस्तों हम भोजन ही करेंगे ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, भूख को भोजन ठीक करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कि प्रश्न क्या बोला गया दोस्तों, दर्पण को दाईं ओर रखे जाने पर दी गई आकृति की सही दर्पण छवि कौन सी होगी? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, दर्पण यहाँ रखा गया दाईं ओर। जब यदि दर्पण दाईं ओर रखा जाएगा दोस्तों, तो इसकी छवि क्या होगी? तो आप देखिए दोस्तों, यहाँ से चलेगी, तो जो सामने होगा वो जो सामने होगा वो सामने, और जो दूर होगा वो दूर रखा जाएगा दोस्तों। तो देखिए उस तरह से आप एक्स को तो यहाँ ले सकते हैं, ओ भी वही चीज आएगा दोस्तों। एल एल तो ऐसे होगा दोस्तों। देखिए ये 9 है, तो 9 कैसे होगा दोस्तों, यहाँ से इस तरह 9 होगा। फिर के का मुंह इधर ही खुला रहेगा। फिर पी है दोस्तों, तो पी भी इधर ही होगा। 2 है दोस्तों, तो 2 भी ऐसे रहेगा। तो ये कौन सा पैटर्न में जा रहा है देखिए दोस्तों, ऑप्शन से भी आप छाड़ सकते थे। देखिए ये दूर है, तो ये तो होगा नहीं, ये भी दूर है, ये भी होगा नहीं दोस्तों। ये दोनों तो ऑप्शन इसी तरह छटा गया दोस्तों, बाकी आप ऑप्शन से जा सकते थे। देखिए एक्स ओ एल ई के, यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ के सीधा है, यहाँ पे ये उल्टा है, तो ये भी ऑप्शन छटा गया दोस्तों। तो आप बाय ऑप्शन से फटाक से जल्दी से कर सकते थे, पूरा पैटर्न को भी आपको बनाना नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब प्रश्न है दोस्तों, बोला क्या गया है कि निम्नलिखित शब्दों में उस क्रम को व्यवस्थित करें जैसे कि अंग्रेजी शब्द को, यानी इंग्लिश डिक्शनरी में जिस तरह से अरेंज होता है दोस्तों, उस तरह से इसको आपको पैटर्न में सजाना है। तो ये काफी इजी है दोस्तों। देखिए आर आई आर आई आर आई आर आई आर आई, सब लगभग आर आई से स्टार्ट हो रहा है। जी भी है सब में दोस्तों। तो आप इसमें से कहाँ से ऑप्शन ले सकते हो? देखिए दोस्तों, आर आई जी, 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 तो आप यहाँ पे ऑप्शन से देखिए दोस्तों, ऑप्शन से जाइए तो पहला ऑप्शन 3 लेते हैं। देखिए एच, यहाँ पे एच है ना दोस्तों, तो सबसे पहले एच ही आएगा, क्योंकि देखिए आई के पहले तो एच ही आता है। तो यहाँ एच है, फिर देखिए दूसरा बार भी एच है यहाँ पे, और एक एच इसमें भी है। उसके बाद देखिए सेकंड टी है, यहाँ टी है, लेकिन यहाँ पे एस है, यहाँ पे एल है। उस कंडीशन में ये क्या होगा दोस्तों, यही होगा। यानी पहला 3 फिर एक, 3 और 1 से कहाँ स्टार्ट है? ये देखिए 3 एक ये है और ये है। मैं ये बाकी दोनों ऑप्शन तो छड़ गया दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे। अब इसके बाद क्या होगा दोस्तों, अब नेक्स्ट आते हैं। देखिए ये तो कट गया। अब देखिए एस के बाद एल है, यहाँ वाई है, तो यही होगा इसके बाद, तो ये आ जाएगा 3 1 5, 3 1 5 कहीं नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर डायरेक्ट इसे कर सकते थे। बाकी तो इस तरह से क्वेश्चन को आराम से इजी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल सा है दोस्तों। देखिए यहाँ क्या गया है, अगर हम पहला ले बीच वाले को छोड़ दे, सी से बी, यानी क्या गया गया, सी से बी यानी -1। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ एच से आई, एच आई यानी +1, यानी -1 से +1 आया होगा तो क्या हुआ होगा दोस्तों, इसमें +2 हुआ होगा, तभी तो +1 हुआ होगा। अब नेक्स्ट कंडीशन देखिए दोस्तों, एम से पी, एम से पी कितने का अंतर हो रहा है दोस्तों? देखिए तो एम से पी तो हो रहा है यहाँ पे आपका दोस्तों 5 का अंतर। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, -1 से कितना प्लस किया होगा दोस्तों? देखिए यहाँ पे 2 था, और यहाँ पे फिर से 2 2 2 प्लस किए जा रहा है, तो यहाँ पे कितना हो गया, सॉरी, यहाँ पे 2 था तो फिर 1 प्लस कर दिया, 3 कर दिया दोस्तों। तो 2 3 5, यानी यहाँ से फिर 2 के बाद +3 5 आ गया। उसके बाद देखिए दोस्तों आर है, आर किससे डब्ल्यू, कितने का अंतर है? 7 का अंतर है। और एस टी यू भी डब्ल्यू, सॉरी 5 का अंतर है दोस्तों। तो ये 5 का अंतर है, तो आर से डब्ल्यू। अब जो नेक्स्ट अंतर होगा कितने का होगा अंतर? 7 का अंतर होगा। तो अब 7 का अंतर लेंगे तो दोस्तों देखिए कहाँ से जाएगा, डब्ल्यू के बाद जोड़िए एक्स वाई जेड, डब्ल्यू के बाद से आइए एक्स वाई जेड ए बी सी डी। देखिए 7 का अंतर हुआ कि नहीं दोस्तों? तो यहाँ पे अगला अंतर 7 का होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ये डी रहेगा।
चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो क्या है नेक्स्ट प्रश्न? ये पेपर फोल्डिंग प्रश्न है दोस्तों, और इसलिए ये एक फ्रेम में नहीं आ पाएगा। तो आप इस तरह से पहले सॉल्यूशन चेक कर ले दोस्तों। देखिए क्या क्या गया है, दोनों पेपर को फोल्ड किया गया है, फिर बीच से कट कर दिया गया है। तो आप यहाँ जान लें कि ये जो यहाँ पे है, तो ये भी इसका ये ठीक मिरर के बेसिस पे बनता है दोस्तों। देखिए ये 0 है और यहाँ पे ये ट्रायंगल है, तो इसके अपोजिट भी ये ट्रायंगल बनेगा और यहाँ पे एंगल बनेगा। ये पहला फोल्डिंग हुआ। अब देखिए दोस्तों, ये इधर भी खुलेगा और ये इधर भी खुलेगा। जब इधर भी खुलेगा तो सेम मिरर का कंडीशन होगा, ये भी इसी तरह का सेम फिगर इधर भी होगा और सेम ये भी फिगर इसी तरह का इधर भी होगा। तो इस तरह देखिए ना इसमें है, देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये नीचे है, तो ये तो कंडीशन इस पे सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है ना। देखिए ये भी तो नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अब देखिए हम आ जाते हैं दूसरे पे। दूसरे पे देखिए दोस्तों ये भी नहीं होगा। चलते हम ऊपर, ये क्रॉस कर देते दोस्तों, ये भी नहीं, ये तीनों। तो ये ऑप्शन नंबर चौथा ही होगा। आप देख लीजिए यहाँ पे ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है दोस्तों। देखिए ये पहला पहला क्यों नहीं हो रहा है, ये आप जान लें दोस्तों। ये देखिए दोनों एक ही तरफ पे मुंह है, लेकिन ये कभी होगा नहीं, क्योंकि एक ऊपर आ जाना चाहिए था, एक नीचे आ जाना चाहिए। ऐसा ही फिगर था, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट कंडीशन की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न, ये प्रश्न आकृति के दोस्तों, इसमें से बताना है आपको कि ये आकृति इनमें से किस फिगर में है। इनमें से तो है ही नहीं दोस्तों। अगर इसमें भी देखे तो नहीं दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है आपको ये, क्योंकि देखिए यहाँ पे टेढ़ा लाइन है फिर सीधा है। यहाँ से देखिए दोस्तों ऐसा कोई लाइन गया नहीं है, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही करेक्ट होगा। फिर भी आप मैच कर लीजिएगा दोस्तों, मैं यहाँ पे लाइन डाल देता हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यही फिगर है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे जो लाइन मैच कर रही थी, आपकी लाइन इस तरह से थी दोस्तों, ऐसे 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 ऐसे। तो यहाँ पे कौन सी लाइन मिल रही है, देखिए तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम ये लाइन लें तो ऐसे ऐसे फिर ऐसे थी दोस्तों कुछ। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, चलते हैं। वैसे भी अगर 3 ऑप्शन कट हो गया दोस्तों, तो ऑब्वियस सा बात है कि चौथा ऑप्शन ही करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब ये प्रश्न को आपको बताना है दोस्तों। देखिए त्रिभुज अधिकारियों को दर्शाता है, यानी त्रिभुज है अधिकारी को दर्शाता है दोस्तों। यहाँ पे अधिकारी को दर्शाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या बता रहा है, वृत्त महिलाओं को दर्शाता है, यानी ये महिलाओं को एफ से लिख देते हैं दोस्तों, फीमेल से दर्शाता है। आयत एमबीए किए हुए लोगों को दर्शाता है, यानी आयत एमबीए किए हुए लोगों को दर्शाता है। उसके बाद क्या है दोस्तों, और वर्ग किसको, तकनीकी कर्मचारियों को दर्शाता है, यानी टेक्निकल। वर्ग जो है दोस्तों किसको दर्शाता है, टेक्निकल। तो यहाँ पर टी से लिख देते हैं दोस्तों। आरेख में दी गई संख्याओं उस विशेष श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या दर्शानी है। तो आपको बताना है दोस्तों यहाँ पे संगठन में कितनी महिला अधिकारी है। बताना है दोस्तों कि कितनी महिला अधिकारी है। महिला तो दोस्तों वृत्त में है, और अधिकारी किसमें दोस्तों, ये देखिए ट्रायंगल में है। तो देखिए यही यही एक कंडीशन बन रहा है दोस्तों, जिसमें महिला अधिकारी है। और वो सिर्फ कितना बच रहा है, 5। तो यहाँ से इस तरह से सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी 5 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आ जाएंगे हम लोग जीके के प्रश्न की तरफ, जनरल अवेयरनेस की तरफ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जनरल अवेयरनेस के प्रश्न किस तरह थे। तो यहाँ क्या प्रश्न है, लगभग 600 वर्ष तक परित्यक्त रहने के बाद सांची की खोज किस वर्ष की गई थी। तो सांची की खोज 1818 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। उस लेखक का नाम बताइए जिसने अपनी पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 जीता था। तो ये उस समय किसने जीता था दोस्तों, तो शशि थरूर ने जीता था। और याद रखिए दोस्तों ये क्वेश्चन सेम अभी भी एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आप सभी इस क्वेश्चन को याद भी रखें, क्योंकि बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो आप सभी एग्जाम को बेसिस पे इस तरह के प्रश्न को अपने खोपड़े में यानी अपने माइंड में जरूर याद रखें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ बोला क्या दोस्तों, लाल कृमियों में डैश नामक एक संरचना होती है जो उनका भोजन पीसने में उनकी सहायता करती है। कौन करती है दोस्तों, तो याद देखिएगा पक्वाशय,
यानी गिजर्ड नाम की एक संरचना होती है जो कि उनके भोजन को पीसने में सहायक होती है। तो ये क्या नाम था दोस्तों इसका? पक्कावासय यानी गिजर्ड, उसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? बोला अरब दुनिया में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले और शांति कूटनीति के लिए ख्याति प्राप्त के सुल्तान कुबूस बिन सईद का हाल ही में 2020 में निधन हो गया। कौन थे? ओमान के थे। कहाँ की ख्याति प्राप्त करने वाले थे? ओमान के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। विश्व खाद्य कार्यक्रम डब्ल्यू फूड यानी WFP संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? रोम में है। तो याद रखिएगा कहाँ है? रोम में। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। उस भौतिकी विज्ञानी का नाम बताएं जिसे न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है। 1932 में इसकी खोज के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। तो जेम्स चैडविक ने। किसने की थी दोस्तों? जेम्स चैडविक ने। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में रेपो दर और रिजर्व रेपो दर निर्धारित करती है? तो कौन करती है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI करती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। फरवरी 2020 में स्थिति के अनुसार श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन थे? कौन है? तो वो कौन थे? गोटबाया राजपक्षे। तो ये अभी भी प्रश्न आ सकता है दोस्तों, तो इसे आप हाल में ही जरूर तैयारी कर ले, क्योंकि अभी आए हुए एग्जाम में, सारे एग्जाम में जरूर आएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सलमान रुश्दी द्वारा नहीं लिखी गई? तो कौन सी नहीं लिखी गई है? देखिए मिडनाइट चिल्ड्रन उन्हीं के द्वारा लिखी गई थी, सेम भी उन्हीं के द्वारा लिखी गई थी, द सर्टिफिकेट वर्जिस भी उसी के द्वारा लिखी थी। तो कौन सी पुस्तक नहीं लिखी थी? एन एरिया ऑफ डार्कनेस, उसी ने नहीं लिखी थी। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। जीएसटी परिषद द्वारा लॉटरी पुरस्कारों के लिए निर्धारित की गई समान जीएसटी दर क्या है? तो उनका कितना दर था? 2.28 जीएसटी दर लगा था। ठीक है, और जीएसटी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है दोस्तों, तो क्या याद रखेगा? गुड्स सर्विस टैक्स। क्या रखिएगा दोस्तों? गुड्स सर्विस टैक्स। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? देखिए क्या है प्रश्न दोस्तों। प्रश्न है कोलथुनाडु, वल्लुवानाड और थक्के कुमारू भारत के किस राज्य में प्राचीन काल में अल्पकालिक राज्य थे? तो कहाँ के थे? केरल के थे। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये इंग्लिश में दोस्तों, मैं इसका हिंदी बता दूंगा। विच ऑफ दिस बोन इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर? इन्हें बताना है कि इन सभी में से कौन सी ऐसी एक हड्डी है जो कि ह्यूमन के यानी मनुष्य के कान का पार्ट नहीं है। तो देखिए दोस्तों, फीमर फीमर वो जांग की हड्डी होती है, और वो जो सबसे मजबूत हड्डी होती है और सबसे बड़ी हड्डी होती है एक मानव शरीर की। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है दोस्तों? स्टेपिस। याद रखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर और सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है? किस शब्द का अर्थ है? तो याद रखिएगा दोस्तों, साइनोलॉजी का अर्थ है। किसका अर्थ है? साइनोलॉजी का। इस तरह के प्रश्न थोड़े डिफिकल्ट जरूर होते हैं दोस्तों, लेकिन इसी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में पास कराते हैं। आप यदि इससे प्रीवियस ईयर के प्रश्न को देखिएगा तो आप देखिएगा कि इस तरह के प्रश्न भर भर के पूछे गए हैं, और लगभग ये प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाते हैं। तो यदि आप पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर को पढ़ लीजिएगा तो मैक्सिमम प्रश्न उसी से आते हैं दोस्तों।
तो इसलिए प्रीवियस ईयर को पढ़ना बहुत जरूरी है। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें दोस्तों, साथ ही चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दोस्तों व्हाट इज द मोर कॉमन नेम ऑफ फॉर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे दोस्तों इंग्लिश में प्रश्न है। यहाँ पे इसका मतलब है दोस्तों कि शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है, तो याद रखिएगा ड्राई आइस यानी सूखी बर्फ। क्या याद रखिएगा दोस्तों, सूखी बर्फ, ड्राई आइस का मतलब होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बहुसर्जक भारतीय चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन ने अपनी चित्रकलाओं में जीवंत और मुक्त आत्मा का करने के लिए निम्नलिखित में से किस पशु का मुख्य रूप में प्रयोग किया, तो घोड़ा का किया था दोस्तों। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न कैसा है, जनवरी 2020 तक श्री भूपेश बघेल निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो कहाँ के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं। मुख्यमंत्री से जरूर प्रश्न आता है और साथ ही मंत्रिमंडल से भी जरूर प्रश्न आते हैं दोस्तों। तो आप एग्जाम में जब भी तैयारी करने जाएं तो एग्जाम से पहले एक बार उस महीने से, जिस महीने एग्जाम है उससे एक महीने पहले का मंत्रिमंडल को जरूर याद करके जाए, क्योंकि उससे एक प्रश्न जरूर रहता है दोस्तों। 101% उस तरह से एक प्रश्न रहता है, तो आप जरूर तैयारी करके जाए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न दोस्तों, उस मीडिया कंपनी का नाम बताएं जिसने 21st सेंचुरी फॉक्स का प्रसिद्ध स्टूडियो खरीदा। तो किसने खरीदा दोस्तों, डिज्नी ने खरीदा था। किसने खरीदा दोस्तों, डिज्नी ने खरीदा था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न, सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स फर्स्ट के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे, तो कहा किस मुगल दरबार के सम्राट आए थे, तो याद रखिएगा जहांगीर आए थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, छोटा कर देता हूँ थोड़ा से। बोला क्या है, भारत में किसने करतारपुर गलियारे का उद्घाटन किया और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के अंतिम विश्राम स्थल के लिए तीर्थ यात्रियों के पहले जत्थे को झंडी दिखाकर रवाना किया, तो किसे, नरेंद्र मोदी को। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस खेल के लिए द्रोणावली हरिका को प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो किसे, शतरंज के लिए किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री ने मिशन मंगल फिल्म में प्रमुख महिला की भूमिका निभाई थी, जो मंगल ग्रह पर भारत के पहले मिशन में महिलाओं का योगदान की सच्ची घटना को नाटकीय रूप से दर्शाई थी। तो मिशन मंगल आप सभी मूवी जरूर देखे होंगे, तो उसमें विद्या बालन ने रोल निभाया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है, तो कहाँ है, कर्नाटक में स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों, कहाँ है, कर्नाटक में स्थित है। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, वायोवृद्धा स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और नारीवादी सावित्रीबाई फुले भारत के निम्नलिखित में राज्य से है, कहाँ से है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र से है। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, लगातार 4 टेस्ट श्रृंखलाओं में दोहरा शतक बनाने वाले पहले और वर्तमान एकमात्र बल्लेबाज कौन है, तो विराट कोहली हैं। ये बच्चे बच्चे जानते हैं, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ और ये लास्ट प्रश्न है जीएस का। तो देखिए ये क्या है, बोला गया पर्यटक स्थल अरकू घाटी दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है, तो याद रखिएगा विशाखापट्टनम के निकट है। अब चलते हैं हम मैथ के प्रश्न की तरफ। तो इससे ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही उपयोगी होने वाली है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जो मैथ का है दोस्तों। देखिए इस तरह के प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं।
प्रश्न है दोस्तों, यदि किसी आयत की लंबाई 40 से बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20 से घटा दी जाती है तो आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है, तो वो x का मान निकालना है। सिंपल है दोस्तों, अगर हम 40% को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं दोस्तों? देखिए 40% को हम अगर रेशियो में लिखना चाहें तो 40/100, तो इसे कटा दी लिखे दोस्तों 2/5, तो हम इसे लिख रहे दोस्तों 2/2/5, यानी 2 से घट करके कितना बढ़ा दी जाती है ना दोस्तों, तो 5 में अगर 2 बढ़ा दिए तो कितना हो गया दोस्तों? 7 हो गया। ये किसकी बात हो रही है? लंबाई की, यानी लेंथ की। लेंथ, उसके बाद देखिए 20% घटा दी जाती है, 20% को 1/5 लिखते हैं दोस्तों, तो अगर हम पहले 5 था, एक घटा दिया तो कितना हो गया? 4। 5 से कितना घटा दिया दोस्तों? 4। तो बोला क्या दोस्तों? आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में क्या होगा दोस्तों? लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी दोनों गुना हो जाएगा, यानी जब गुना किया तो ये कितना हो गया? 25 25 और 7 28, तो कितने की बढ़ोतरी होगी दोस्तों? देखिए तो 25 से 28 में बढ़ोतरी होगी। अब मैं इसको काट देता हूँ, तो याद रखिएगा कैसे बढ़ोतरी हुई थी? 25 से 28 में बढ़ गया था, यानी कितनी की बढ़ोतरी हुई? 3 की। किस में बढ़ोतरी हुई थी दोस्तों? 25 में ना, पहले 25 थी, तो यानी 3 से 25 हो गई दोस्तों, और ये परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर देते हैं, जब इसको कटाए तो 25 से 100 और 4 दिया 12, तो यही तो बढ़ा दोस्तों, और यही x का मान था, तो यही 12 आंसर आ गया। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्या है नेक्स्ट प्रश्न? कि ये सीपीएसपी का प्रश्न है, ये आसानी से सॉल्व करते हैं इसको। प्रश्न क्या बोला है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता है, तो 10% कम पर बेचता है। आगे पढ़िए क्या बोला दोस्तों? यदि उसने इसे 332 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ कमाया होता। वस्तु का आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। देखिए यहाँ पे हम सीपी और एसपी, मैं रेशियो से बनाऊंगा इसको दोस्तों, आप सभी इसे किस तरह से बनाएंगे वो आप पे डिपेंड करता है। मैं जिस तरह इजी लगता है मैं उस तरह बनाता हूँ। ये 10% को आप लिख सकते हैं क्या? 1/9, सॉरी 1/10। तो आप नीचे वाले को मान लीजिए कि सीपी, तो यदि वो 10 रुपए में खरीदा होता और 1 रुपए कम पर बेचता तो 9 रुपए में बेचता। तो याद रखिए, यदि 10 में खरीदता तो 9 पे बेचता, क्योंकि उसे 10% का कम पे बेच रहा है। पहले प्रश्न के था यहाँ तक के अनुसार देखिए 10% कम पर बेचता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखिए दोस्तों, कि यदि 332 अधिक में बेचा होता तो उसने 20% का लाभ कमाया होता है। तो 20% को क्या लिखते हैं दोस्तों? 1/5, 1/5, यानी यदि वो 5 में खरीदता तो 1 रुपए का लाभ कमाता, यानी 5 रुपए में खरीदता तो 1 रुपए का लाभ कमाता, यानी 6 रुपए कमाता दोस्तों। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, तो बोला क्या वो 332 रुपए का प्रॉफिट कमाता है, यानी प्रॉफिट तो वो एसपी में ही नहीं चेंजेस होता दोस्तों, सीपी तो कभी चेंज होता नहीं, क्योंकि वो जो खरीदा हुआ मूल्य है तो चेंज होगा नहीं, दोनों का बराबर होना चाहिए था। लेकिन देखिए यहाँ पे पहले अगर मान लेते वो 10 रुपए में खरीदा, 9 में बेचा, लेकिन दूसरे भी बार में भी देखिए यहाँ 5 रुपए में खरीदा, तो वो 5 रुपए में नहीं खरीदा होगा दोस्तों। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? दोनों सीपी को सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ सीपी सेम करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे 10, तो यहाँ पे भी 10 लाना पड़ेगा। 10 लाने के लिए 2 से गुना करेंगे। यदि यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे भी 2 से गुना करेंगे। देखिए अब क्या होगा दोस्तों, सीपी 10 और ये 10 दोनों सेम हो गया। और यहाँ पे देखिए दोस्तों एसपी में अंतर हुआ, तो एसपी में अंतर हुआ तो यहाँ कितने का अंतर हो गया? देखिए दोस्तों 9 और यहाँ 12, यानी कितने का अंतर हो गया? 3 का अंतर हो गया। 3 का अंतर नहीं है, यहाँ पे कितना बोला है? 332 रुपए का अंतर हो जाता है दोस्तों। तो 3 रेशियो बराबर 332 रुपया हो गया ना दोस्तों। तो अगर एक रेशियो निकालना चाहे तो क्या हो गया? 332/3। ठीक है दोस्तों। लेकिन हमको क्या निकालने बोल रहा है? वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या था? तो प्रारंभिक विक्रय मूल्य 9 रेशियो था, तो एक रेशियो बराबर इतना है, तो 9 रेशियो बराबर क्या होगा दोस्तों? यहाँ से हम काट देते हैं दोस्तों, तो 9 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? देखिए 9 गुना 332 था बाय 3, एक रेशियो बराबर ये वैल्यू था ना दोस्तों, तो इसको कटा देते। यदि इसको गुना करते तो 3 3 9, 3 3 9, 3 2 नीचे, यानी 996 ऑप्शन में बी में। तो इस तरह का प्रश्न को ऐसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। काफी इजी प्रश्न दोस्तों। क्या बोला है? एक वृत्ताकार उद्यान की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, तो इस वृत्त के 8 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी बताना है।
और पाई का वैल्यू कितना लेना है 22/7। तो हम जानते हैं दोस्तों कि वृत्ताकार अगर ये 42 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो ये इसके पात पे ही ना घूमेगी दोस्तों, यानी क्या लेना है इसका अर्ध परिमाप लेना है। तो अर्ध परिमाप क्या होता है वृत्त का दोस्तों 2 पाई r होता है। तो यहाँ पे 2 डाल देते दोस्तों। पाई का वैल्यू कितना है दोस्तों 22/7 लेने बोला है और रेडियस कितना मानने बोला है यानी त्रिज्या 42, यहाँ पे 42 मान लेते दोस्तों। और यदि तो एक चक्कर लगाने का बात है दोस्तों, लेकिन प्रश्न में बोला गया है कि 8 चक्कर लग प्रश्न में क्या बोला गया दोस्तों कि 8 चक्कर लगाएगा। तो 8 चक्कर में क्या होगा दोस्तों, ध्यान से देखिए 8 चक्कर लगाने बोला है तो 8 से हम गुना भी कर देते हैं दोस्तों। अब यहाँ से आप कटा सकते हैं 7 छक 42, यहाँ से 6 कट गया दोस्तों। अब यदि आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों तो ये कितना आ जाता है 2112। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, यही आंसर आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न है, बोला क्या गया दोस्तों 2012 की तुलना में 2016 में कारों के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो 2012 में कितना है दोस्तों 120 है और 2016 में कितना है दोस्तों 180 है। तो वृद्धि कितनी की हुई दोस्तों 60 की वृद्धि हुई। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये देखिए कि जिसका तुलना कर रहा है दोस्तों उसे ही हम रिस्पेक्ट पे मानते हैं, यानी उसी को नीचे रखते हैं। तो तुलना किसका किया गया 2012 का, इसलिए 120 माने। यदि इसको कटा देते हैं दोस्तों और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से कर दे, इसको कटाए तो कितना हो गया 6 दूनी 12 और 2 से तो 50। तो कितना प्रतिशत आ गया दोस्तों 50%। तो इस तरह के प्रश्न को इस तरह से सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हम देखिए दोस्तों इस तरह के प्रश्न है, क्या बोला गया प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ प्लस है, गुना का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ गुना है। तो इस समीकरण को आपको सेटिस्फाइड करना है दोस्तों। तो सिंपल से पहले आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि वहां पे बहुत छोटा है। ठीक है दोस्तों, प्लस का यहाँ पे माइनस है, माइनस का अर्थ क्या प्लस है दोस्तों, यहाँ पे प्लस डाल देता हूँ 12। गुना का अर्थ क्या भाग है दोस्तों, भाग डाल देता हूँ भाग 3। और प्लस का अर्थ क्या दिया हुआ है दोस्तों, प्लस का अर्थ माइनस है तो माइनस 8 है दोस्तों। फिर भाग है दोस्तों, भाग का अर्थ गुना है तो गुना 2। और प्लस, प्लस का अर्थ क्या है दोस्तों माइनस है तो -15। ये डाल दिया दोस्तों। अब नीचे देखिए क्या है 8 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ भाग है दोस्तों, भाग है 2 दे दिए। माइनस का अर्थ क्या दोस्तों, माइनस का अर्थ प्लस है तो +4 दे दिया। और प्लस का अर्थ क्या है माइनस है, -9। और भाग का अर्थ गुना है तो ये 3। अब इसको आराम से सॉल्व करना है दोस्तों। देखिए जब इसको सॉल्व किए बॉडमास रूल से तो यहाँ पे किया तो कितना हो गया दोस्तों 3 चौक 12। तो यहाँ पे 4 हो गया दोस्तों। अब 4 को यहाँ पे क्या कहते 4 और 42, 42 और 4 कितना हो गया 46 हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे 46 आ गया। इधर देखिए दोस्तों क्या 8 दूनी 16, -16 -15 कितना हो जाता है -31। तो -16 -15 -31 हो गया। तो 46 में 31 गया तो कितना बच गया दोस्तों, यहाँ से माइनस कर लीजिए। तो 6 में 1 गया 5 और यहाँ 4 में 3 गया 1, 15। अब नीचे वाले को सॉल्व कर दीजिए दोस्तों। तो नीचे वाले को सॉल्व करते हैं तो कितना हो गया देखिए। सबसे पहले क्या कीजिए यहाँ पे इसको कीजिए 8 यानी 4 आ गया और +4, 4 4 कितना हो गया 8 हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए 8 और माइनस 9 तिया 27। तो 27 में अगर माइनस घटाए दोस्तों तो कितना 19। तो ऊपर कितना बचा था 15 और नीचे बच गया 19, यानी -19 बच गया। तो -15/19 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर चौथा में दोस्तों। तो ये चौथा नंबर है, आराम से सॉल्व कर सकते थे। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों बोला है दो बैलून का आधार की त्रिज्याओं का अनुपात ये है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ये है। तो आप उनके आयतनों का अनुपात याद करें। तो आयतन क्या होता है दोस्तों बैलन का, तो याद रखिएगा πr² h होता है दोनों का। तो इसका r1 मान लीजिए दोस्तों, इसको h1 मान लीजिए। और दूसरे का क्या देखिए πr2² h2, क्योंकि दो आयतन है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ से पाई पाई तो कट गया। अब r1 कितना दिया हुआ अनुपात दोस्तों, देखिए उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 3 है। 3 का 1 स्क्वायर और 4 4 का स्क्वायर है दोस्तों। यहाँ पे देखिए सेम कंडीशन दोस्तों, यहाँ पे क्या है r का कितना, सॉरी दोस्तों यहाँ पे h यहाँ पे 4 है, ठीक है। इसका अनुपात कितना है दोस्तों, देखिए तो 4 का स्क्वायर और इसका कितना है 9 का स्क्वायर। जब इसको कटाए दोस्तों देखिए 4 का स्क्वायर कट गया 9 बटे यहाँ पे क्या है दोस्तों, देखिए तो 4 है। तो यहाँ से देखिए तो आराम से कट गया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बताया गया उनके आयतनों का अनुपात, आर तो इधर कट गया दोस्तों। यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81।
दोस्तों क्या हो गया, 1:9 हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, कुछ गलत हो गया क्या दोस्तों, 1:4 बताया गया है। तो फिर से चेक करना पड़ेगा, देख लेता हूँ दोस्तों, शायद यहाँ पे कटाने में कहीं कहीं कुछ गलती हो गया। त्रिज्याओं का अनुपात है, तो ये देखिए पाई आर 3 यहाँ पे। फिर से एक बार सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों इनको। देखिए फिर से सॉल्व कर लीजिए, लगता है कुछ छूट गया है। पाई आर स्क्वायर एच होता है आयतन दोस्तों, यहाँ पे देखिए पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इसका पहला का 3 दिया हुआ है, तो यहाँ 3 दे दिया दोस्तों, और ऊंचाई h है, तो h कितना है इसका 4 है, और वहां पे 4 का स्क्वायर डाल देते हैं, इसलिए दोस्तों ये सब पाई और ये पाई कट गया। अब यहाँ पे r कितना दिया हुआ है इसका 4 दिया हुआ है, और h कितना दिया हुआ है इसका 9 दिया हुआ है दोस्तों, है ना। और ये इसका स्क्वायर होगा दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा इसका स्क्वायर। तो अब यहाँ पे सिंपल है दोस्तों, इसका स्क्वायर से ये कट गया, अब इसका 3 का स्क्वायर से ये कट गया, तो बचे क्या 1:4 बच गया। वहां पे क्या कर दिया था दोस्तों, स्क्वायर कर दिया था जल्दी जल्दी में। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखिए दोस्तों ये काफी इजी प्रश्न है, ये ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला 6 10 a बराबर 5 है, तो अगर हम यहाँ से निकाल लेते 10 a बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 5/6। और एक चीज हम जानते हैं दोस्तों, 10 का वैल्यू क्या होता है sin/cos, तो यहाँ पे sin a/cos है, ये बात तो सभी को पता ही होगा दोस्तों। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि साइन ए का वैल्यू 5 है और कॉस ए का वैल्यू 6 है। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं दोस्तों, वैल्यू पुट कीजिए। देखिए 8 साइन है, 8 गुना साइन ए का वैल्यू कितना था 5 है, तो 5 माइनस 4 कॉस ए का वैल्यू 6 है, तो 6। अब नीचे देखिए दोस्तों कॉस ए का वैल्यू 6 प्लस 2 प्लस साइन है 5 दूनी 10। जब इसको सोल्व किया तो कितना गया 40 माइनस 24/16। अब देखिए 40 माइनस 24 16, और नीचे भी 16 कटा दिए तो वैल्यू कितना आ गया 1। इसका आंसर क्या आ गया दोस्तों 1, ऑप्शन नंबर ए। काफी सिंपल प्रश्न। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब इस तरह के प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए क्या बोला गया है कि इट ट्रायंगल है, इसमें से एम एन और बी सी क्या पैरेलल है। तो बी सी का अगर इसका इसका एरिया दिया हुआ 130, तो आपको बताना है कि टोटल क्या निकलेगा। तो ये सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। सॉरी यहाँ पे कट हो गया था, समझिए इस पूरे ट्रायंगल में से इसका कितना है एरिया 130 है, और इसका रेशियो दिया हुआ 4, इसका दिया हुआ 5। तो अगर हमें इस पूरे पूरा ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकालना है, तो क्या करेंगे देखिए, तो इन दोनों का रेशियो को जोड़ देंगे। तो देखिए 9 इधर 9 नमा 81, तो देखिए दोस्तों यहाँ से क्या करना होगा, 9 9 18 हो गया दोस्तों, और उसमें से एरिया टोटल 9 है, तो 18 नमा कितना होता है 162, यानी इस पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया 162। अब उसमें से ये छोटे वाला ट्रायंगल का एरिया कितना दिया हुआ है चतुर्भुज का 130, यानी उसमें घटा देंगे तो बचा हुआ तो यही त्रिभुज बचेगा ना सिर्फ दोस्तों। तो इसका क्या करेंगे, यहाँ से जब घटा दे तो कितना आ गया यहाँ पे 32। सिंपल सा है यहाँ पे 32। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, ये काफी इजी प्रश्न था। देखिए इस तरह के प्रश्न को आप क्या कीजिए, थीटा का वैल्यू पुट करके बनाइए, जल्दी से बन जाएगा। तो यदि हम यहाँ पे थीटा का वैल्यू हम 0 डिग्री रख लेते हैं, देखिए देखिए थीटा का वैल्यू 0 यानी ए का वैल्यू यहाँ पे 0 डिग्री रख लेते हैं, तो देखिए ये प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएगा जल्दी से। ध्यान से दीजिए, यदि कॉस ए यानी कॉस 0 थीटा, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो यहाँ से क्या आ गया आपका 1, और साइन 0 का वैल्यू 0, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गया एक्स का वैल्यू आ गया आपका 4। अब उसी तरह आप यहाँ से देखिए इस प्रश्न को, यदि हम इसका थीटा का वैल्यू 0 रखते हैं, तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0, तो इस कंडीशन से ये 0, और यहाँ पे रखे तो वैल्यू 5 है, तो एक्स वाई का वैल्यू कितना आ गया 5। अब क्वेश्चन क्या बोला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी 16 और 25, 16 और 25, 16 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाता है 41। तो ये ऑप्शन इस तरह से आराम से जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। अगर आप बाय लेंदी मेथड जाइएगा तो बहुत ज्यादा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जिससे कि आपको दिक्कत हो सकती है। तो बाय बाय वैल्यू पुटिंग चाहिए। हम मैं आप ऐसा बोलता हूँ आप सभी को कि स्मार्ट वर्क कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे प्रश्न कितना किस प्रकार का है, बोला कि एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है, जिनमें लड़कों की संख्या का लड़कियों का संख्या का अनुपात 5:1 है। तो यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है 5:3।
इतना समय को दिक्कत। यदि विद्यालय में 30 और लड़कियों का नामांकन किया जाए तो विद्यालय में कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए ताकि लड़कों और लड़कियों का संख्या का अनुपात 14:19 हो जाए। तो देखिए इस तरह के प्रश्न क्या करते हैं, अनुपातों में दिया गया है तो अनुपातों में से आप पहले लड़कों और लड़कियों की एग्जैक्ट संख्या निकाल लीजिए। देखिए क्या बोला गया है कि टोटल कितना 640 बच्चे हैं, अनुपात कितना दिया हुआ देखिए 5:3:8, तो 8 अनुपात बराबर 640 है, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो गया बताइए तो 80 हो गया। तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि लड़कों की संख्या कितनी है, तो ये भी 1 अनुपात बराबर 80, तो 5 अनुपात बराबर क्या हो गया, यानी इससे 80 से गुना करेंगे तो ये कितना है, पहले 400 लड़के थे और यहाँ पे भी 80 से गुना, तो यहाँ पे कितना गया 240 लड़की है प्रेजेंट में अभी, ये क्वेश्चन के अनुसार है कि 400 लड़के और 240 लड़कियां हैं स्कूल में अभी। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या बोला गया कि 30 लड़कियों का नामांकन किया गया, यानी इनमें से अब क्या क्या है 30 लड़कियों का नामांकन करा दिया गया। तो अब जो नेक्स्ट अनुपात है वो कितना बोल रहा है 14:9 हो जाए अगर इसमें लड़कों की संख्या में कितने की वृद्धि होनी चाहिए। तो देखिए अगर हम इसे जोड़ते हैं तो कितना होता है 240 और 30, अब प्रेजेंट में 270 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने होने चाहिए, तो हम जानते हैं कि 9 से कितने गुना ज्यादा लड़कियां हैं 3 गुना, तो लड़के भी तो 3 गुना होना चाहिए क्योंकि रेशियो तो दोनों का बराबर होता है, तो 14 42 यानी 420 लड़के होने चाहिए, यहाँ 30 होगा 420 लड़के होने चाहिए, लेकिन पहले तो लड़के 400 ही थे, तो और कितनों की संख्या होनी चाहिए, तो 20 लड़के का और नामांकन होना चाहिए जिससे कि ये रेशियो मेंटेन हो सके, तो ये सिंपल सा आंसर 20 हो जाएगा। काफी इजी प्रश्न, आराम से सॉल्व कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ए बी और सी अलग अलग एक कार्य को 24, 15 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी कार्य को प्रारंभ किया और 3 दिन बाद उसे छोड़ दिया, ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए टाइमर नंबर के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह के, ए टोटल कितने काम कर सकता है 24, बी कितने कर सकता है तो 15, और सी कितना कर सकता है तो 12। यदि हम पूछे कि टोटल काम कितना है तो हम तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो तीनों का एलसीएम कितना आया 120। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, तो ए एक दिन में 5 काम करेगा, बी उसी काम का एक दिन में कितना काम करेगा तो 8 काम करेगा, और सी तो ये कितना करेगा 10 काम करेगा। तो इसमें से पूछा क्या क्या कि बी और सी काम प्रारंभ किया और 3 दिन बाद उसे छोड़ दिया, तो बी और सी काम को शुरू किया, तो बी और सी एक दिन में कितना काम करेगा 10 और 8 18 काम करेगा, 18 काम किया 3 दिन तक, 18 काम किया 3 दिन तक, यानी वो 54 काम करके उन्होंने छोड़ दिया, तो बाकी काम किसने किया ए ने किया, तो बचा कितना काम पहले, तो 120 में अगर 54 घटा दें कितना बचा देखिए तो 6 यानी 66 काम बचा। अब 66 काम को ए कितने दिनों में किया यही प्रश्न पूछ रहा है, तो 66 काम को ए कितने दिनों में किया, ए का एफिशिएंसी 5 है, जब इसे कटा दिए तो ये कितना आता है कि 13:1/5, तो इतने दिनों में किया, ये ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न को इजी से सॉल्व कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, इस तरह के प्रश्न अलजेब्रिक प्रश्न काफी आसान तरीके से बन सकते हैं। देखिए बोला एक्स और वाई 45 है, एक्स माइनस वाई 45 है, जब भी ये प्रोडक्ट रहे तो आप समझ जाइए कि ये 45 कैसे रहा होगा 9 × 5, तभी तो ये 45 रहा होगा। ध्यान से समझिए 9 × 5 45, और यहाँ पे चेक भी कर लीजिए अगर 9 में -5 रहता तो 4 आता है, यानी सही बात है कि x का वैल्यू 9 ले और y का वैल्यू 5 ले तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है। तो आप सिंपल सा है कि इसको क्यूब करके माइनस कर दीजिए, तो देखिए x का वैल्यू कितना है 9, 9 का क्यूब करते हैं तो कितना आता है 729, और उसी तरह y 5, y 5 का क्यूब करते थे 125, यदि उसे माइनस करते तो कितना आता है 604, और 604 कौन से ऑप्शन में है दूसरा ऑप्शन में। काफी इजी प्रश्न था, इस तरह से सॉल्व कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बोला यदि संख्या ये संख्या 8 से पूरी तरह विभाज्य तो x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा, यहाँ सबसे छोटा बोला गया है, तो ध्यान रखिए कि 8 का विभाज्य रूल क्या होता है कि लास्ट की 3 डिजिट यानी 5, x और 4
ये 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन से रखें जो कि इस पर डिविजिबल हो जाए? तो बाय ऑप्शन देखिए, अगर हम 0 रखते हैं तो ये 8 से पूरा पूरी कट रहा है कि नहीं, चेक कर लीजिए। देखिए 8 छक 48, तो यहाँ कितना बचा 2 और यहाँ बचा 4, 8 दूनी 8 24, यानी 8 अगर हम 0 रखते हैं एक्स का वैल्यू तो ये संख्या पूरी पूरी तरह से कट जा रहा है, तो यहाँ पे हम 0 रखेंगे। सबसे छोटी बोला गया है, यही बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए इस तरह के प्रश्न क्या कीजिए दोस्तों, देखिए इसमें से आप एंजप्शन मान सकते हैं। क्या बोला गया है कि एक्स ये तीनों का सम 0 नहीं होना चाहिए बराबर जो, और एक्स स्क्वायर जो क्या है वाई जेड है। तो आप यहाँ से आप अगर ए का वैल्यू 1 रख ले अपने मन से, बी का वैल्यू भी 1 रख ले और सी का वैल्यू भी 1 रख ले, और उसके बाद यहाँ से पुट करें तो दोस्तों देखिए ए प्लस बी, ए गुना बी 1, बी गुना सी 1 और सी गुना सी 1, क्योंकि 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही होगा दोस्तों, और यहाँ पे 1, यानी आप तीनों को जोड़ दिए तो कितना गया 3/1, यानी आंसर 3। यहाँ पे अंजम्पशन मेथड लगाइएगा दोस्तों तो जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये तालिका दी गई है दोस्तों, इसमें से आपको बताना है कि 2016 के संदर्भ में 2017 में किस तरह की कारों के उत्पादन प्रतिशत में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है। तो आप इसमें से प्रतिशत चेक करके बताना है, लेकिन आप स्मार्ट वर्क करेंगे तो आपको देख के ही पता चल जाएगा दोस्तों कि किसमें सबसे ज्यादा कमी हुई है। देखिए यहाँ 36 से 12 की कमी आई है। अब यहाँ देखिए 12 से 48 की तो यह वृद्धि हुई है, तो इसका तो लेना ही नहीं है। देखिए 40 44 से 40 बहुत छोटी सी कमी आई है। 38 से 22 इसमें भी उतना अंतर नहीं है दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्या है 50 से 28, यानी लगभग 50 से 52% के आसपास है दोस्तों। देखिए यहाँ 52%, उसके बाद यहाँ भी नेग्लेक्ट है 1 से 2% के आसपास है। तो सबसे कम में देखिए दोस्तों यहाँ पे 36 से 12, लगभग कितना देखिए 3 गुना, यानी 33% के आसपास यहाँ कमी आई है दोस्तों। तो ये कौन सा ऑप्शन में हो जाएगा सी। तो आपको बार बार परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है, आप एक बार देखें और आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए इस तरह के प्रश्न काफी इजी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 8 है, फिर वाई प्लस जेड बराबर 13 है, यहाँ पे देखिए, और तीसरा है जेड प्लस एक्स कितना लिखा हुआ है 17 है। तो आप सभी ध्यान से देखिएगा तो देखिए एक वाई यहाँ, एक वाई यहाँ, एक एक्स यहाँ, एक एक्स यहाँ, एक जेड यहाँ, एक्स एक जेड यहाँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कहीं ना कहीं ये 2x प्लस वाई प्लस जेड हो रहा है। अब यानी सबको आप इसको क्या करें जोड़ दीजिए, यानी सबको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा। यदि आप इसको कटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 19। यानी अब देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना आ गया 19। आप यहाँ पे पर्टिकुलर एक्स वाई जेड का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यदि हम x का वैल्यू निकालना चाहें तो देखिए वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना है 13। तो यदि y प्लस जेड का वैल्यू 13 है और x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 19 है, तो x का वैल्यू यहाँ से कितना निकल जाएगा 6 निकल जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना निकल गया 6। उसके बाद हमको क्या निकालना है देखिए, तो अगर हम चाहें तो हम यहाँ से देखिए, अब यहाँ से निकालना चाहें तो देखिए मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अगर मैं यहाँ पे अब निकालना चाहूँ वाई तो निकालना चाहूंगा तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए तो एक्स और जेड का वैल्यू है, एक्स और जेड का वैल्यू दिया हुआ है ना, एक्स और जेड का वैल्यू कितना दिया है 17। तो अगर एक्स और जेड का वैल्यू 17 है तो वाई का वैल्यू कितना रहा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वाई का वैल्यू 2 रहा होगा, तभी तो 17 2 19 होगा, यानी वाई का वैल्यू कितना आ गया 2। उसी तरह अगर मैं उसके बाद लूँ तो देखिए उसके बाद मैं क्या लूँ, अब हमको निकालना है किसका। देखिए अब सिंपल से आप बता सकते हैं 6 2 8, अगर ये दोनों मिलके 8 है और x प्लस वाई प्लस जेड मिलके 19 है, तो सिंपल सा बात है कि जेड का वैल्यू कितना रहा होगा 11 रहा होगा। अब आप सिंपल से क्या कर सकते हैं आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब याद देखिएगा आप इन तीनों का वैल्यू, तो यहाँ क्या बोला गया एक्स स्क्वायर और वाई जेड, एक्स स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर कितना है 6, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 हो गया। अब यहाँ पे देखिए फिर क्या है वाई जेड यानी 11 दूनी 22। अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो देखिए 2 से कटाए तो 18 और 2 से कटाए तो 11, 18 अनुपात 11 कितना है कौन सा ऑप्शन में ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन चेक कर लेंगे। इस तरह के प्रश्न को ऐसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हम इंग्लिश के सेक्शन में आ गए हैं। देखिए दोस्तों इंग्लिश के सेक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे,
यहाँ क्या बोला गया है, सेलेक्ट द पैसिव फॉर्म द गिवन सेंटेंसेस। तो इसका पैसिव फॉर्म बताना है दोस्तों। तो बता रहा है द मैनेजर कीप्स द वर्क पेंडिंग। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, इसका पैसिव फॉर्म द वर्क इज केप्ट, यानी V3 लगता है, इज केप्ट पेंडिंग बाय द मैनेजर, यानी ऑप्शन नंबर 4 होगा दोस्तों। यदि आपको इन डिटेल में पैसिव वॉइस सीखना है तो आप कमेंट में जरूर बताएं, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न कैसा है, देखिए दोस्तों, प्रश्न है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, डार्क होना चाहिए। देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या बोला, द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट, नो सब्स्टिट्यूशन। देखिए दोस्तों, इसमें से बताना है कि इन सेंटेंस के लिए सबसे परफेक्ट सेंटेंसेस इसमें से क्या होगा, तो वो बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द डायरेक्टर विल एग्री विद द प्रपोजल इफ वी डोंट एक्सीड द बजट। तो बोला है क्या, डायरेक्टर है वो आपके प्रपोजल से सहमत होगा अगर आप उसके बजट से ज्यादा ना हो। तो यहाँ पे क्या दोस्तों, एग्री विद द प्रपोजल नहीं होता दोस्तों, एग्री टू द प्रपोजल होता है, एग्री टू द प्रपोजल। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जंबल सेंटेंसेस है दोस्तों, इसको आपको सेंटेंसेस में चेंज करना है। तो मैं आप सभी को इस तरह के सेंटेंस को बार बार बताता हूँ सॉल्व करने, कि आप बाय ऑप्शन जाए। तो बाय ऑप्शन चेक कीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, आप इस तरह भी चल सकते हैं, हाउएवर। हाउएवर से कोई सेंटेंस, देखिए यहाँ पे तो बी से स्टार्ट है दोस्तों और सी से स्टार्ट है, यानी ऐसे तो सवाल ही नहीं होता है। तो अगर हम बी से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, तो देखिए दिस चेंजेस कैन बी एक्सप्रेस इन टू वेज। तो कोई लॉजिक नहीं समझ में आ रहा दोस्तों। तो यदि आप सी से स्टार्ट करते हैं तो देखिए, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द चेंजेस इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ द कंट्री। उसके बाद देखिए बी आई है दोस्तों, कंट्री। फिर क्या है, दिस चेंजेस कैन बी एक्सप्रेस इन टू वेजेस। तो देखिए फॉर्म कंडीशन बन रहा है दोस्तों। उसके बाद क्या बोल रहा है कि फर्स्ट इन टर्म ऑफ एब्सोल्यूट नंबर एंड सेकंड द टर्म ऑफ इन परसेंटेज चेंज। उसके बाद हाउ ओवर द रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इन अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कंसिडर। देखिए ये चारों कंडीशन बन गया दोस्तों। जंबल, देखिए जंबल वर्ड जो दोस्तों, जंबल सेंटेंसेस जो सॉल्यूशन होता है, इनका प्रैक्टिस और ज्यादा करना पड़ता है दोस्तों। इसलिए ये जो है लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितने सही ज्यादा सही कर सकते हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, इसमें से बताना है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची, यानी सेम मीनिंग वाले कौन से और कंडीशन हो गए दोस्तों, ये बताना है आपको। देखिए ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी मतलब होता है दोस्तों अनिवार्य। तो उसी तरह से दोस्तों इसमें से कौन सा और प्रश्न, देखिए दोस्तों यूजलेस, यूजलेस मतलब होता है बिना काम नकम्मा। तो उसी तरह दोस्तों एग्रेसिव मतलब वही होता है, लेकलेस मतलब भी लगभग वही चीज होता है दोस्तों। मैंडेटरी, मैंडेटरी का मतलब भी होता है दोस्तों अनिवार्य। तो इनमें से क्या होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों, ये ऑब्लिगेटरी और मैंडेटरी दोनों एक ही होगा दोस्तों। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्या है नेक्स्ट प्रश्न, देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों, आइडेंटिफाई द लाइन, आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल एरर बताना है दोस्तों। Once of the boys from our school have been selected for national badminton championship. One of the boys from our school have been selected, have been selected यहाँ पे नहीं होगा दोस्तों, ये यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर होगा यहाँ पे दोस्तों। have been selected नहीं होगा, वन ऑफ द बॉयज है दोस्तों, तो हैव नहीं होगा, हैज बीन सेलेक्टेड होगा। तो यहाँ पे ये एरर है दोस्तों। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है दोस्तों। तो यह वी मस्ट डैश हेल्प द होमलेस एंड फिजिकली डिसेबल पीपुल। तो क्या होगा दोस्तों, रेंडर। तो यहाँ क्या होगा, रेंडर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कंप्रीहेंशन टाइप का, कम्युनिकेशन प्लेज अ विटल रोल इन, यहाँ पे देखिए दोस्तों विटल होगा, यहाँ पे विटल, अच्छा आप पढ़ लीजिए दोस्तों। विटल रोल इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ दिस मैन, इट कैन लर्न बाय आवर एफर्ट, टुडे सक्सेस इज आवर प्रोफेशनल इन द डिपेंडेंट ऑफ आउट। तो नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, क्या होगा, क्योंकि इस तरह के सेंटेंसेस कितने हैं, लगभग 5 हैं, तो 5 को आपको फिल अप करना है दोस्तों। तो नेक्स्ट पढ़ते रहेंगे।
देखिए दोस्तों, मैक्सिमम यहाँ पे आप सभी जानिए कि किस तरह के प्रश्न होते हैं और उन्हें सॉल्व कैसे किया जाता है। तो ये आपको प्रश्न का कमांड हो जाएगा दोस्तों, तो आप सॉल्व करने भी आसानी से सीख जाएंगे। सबसे पहले आप प्रश्न के तरीके को समझिए कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेम कम्प्रीहेंशन से अभी फाइव क्वेश्चन है। तो देखिए क्या बोला। अब देखिए दूसरा नंबर में क्या बनाएगा। यहाँ पे विटल रोल इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैन था यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे विटल था। अब देखिए इट कैन बी लर्नड बाय आवर क्या कंसस एफोर्ट। यहाँ पे क्या होगा, लगातार। कंसस मतलब क्या होता है, लगातार एफर्ट से। टुडे सक्सेस इन आवर प्रोफेशनल लाइफ डिपेंड इन आवर। चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ कि नेक्स्ट क्या होगा। यहाँ पे क्या था दोस्तों, यहाँ पे विटल था, ये लिखते चलिए जिसे आपको। और यहाँ पे क्या था, कंसस था। टुडे सक्सेस इन आवर प्रोफेशनल लाइफ डिपेंड ऑन आवर एबिलिटी। हमारी योग्यता पर डिपेंड करती है कि हम कितने सक्सेस होंगे। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, एबिलिटी। तो यहाँ पे एबिलिटी है। चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ कि नेक्स्ट क्या होगा। तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या था, यहाँ पे लास्ट टाइम क्या बोले थे हम, एबिलिटी। उसके पहले क्या बोले थे दोस्तों, कंसस। और यहाँ पे विटल। तो ये सब याद रखते चलिए। यहाँ पे क्या था, विटल। अब यहाँ से पढ़िए। To read, write and speak well which result in effective communication. Barriers, यहाँ पे barriers to communicate hinder। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, to। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट क्या है, देखिए hinder the communication process. It is very important to dash these barriers so that transmission the message can be smooth. तो क्या करना होगा, इस पे हमें ओवरकम करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस पे करेक्ट होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इनडायरेक्ट नरेशन है दोस्तों, इसको अब सॉल्व करना है। ही सेड टू द होटल रिसेप्शनिस्ट, कैन यू टेल मी द टैरिफ ऑफ रूम। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा, ही आस्क्ड मी द होटल रिसेप्शनिस्ट इफ ही कुड टेल हिम द टैरिफ ऑफ रूम। यानी ये इसका बनेगा दोस्तों, ये इनडायरेक्ट स्पीच है दोस्तों। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ हार्ड नट टू क्रैक। ये देखिए इडम से दोस्तों इसका मीनिंग बताना है। ए हार्ड नट टू क्रैक यानी इसका मतलब होता है कि बहुत कठिन काम। तो अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे सिनोनिम से बताना है दोस्तों। यहाँ पे क्या है, स्क्लेंटिंग। स्क्लेंटिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, चमकता हुआ। आप अगर कॉपी लेके लिखते भी रहे दोस्तों इस तरह के मीनिंग को, यहाँ पे क्या होता है, चमकता हुआ। तो आप इस तरह से आप आगे भी मीनिंग समझ लीजिए दोस्तों कि क्या होता है। फ्लैटरिंग, फ्लैटरिंग का मतलब होता है चापलूसी। क्या होता है दोस्तों, चापलूसी करना। आप लोगों ने कई बार सुना होगा फ्लैट कर रहे हैं। उसके बाद होता है स्टिंगिंग। तो स्टिंगिंग मतलब तो दोस्तों याद देखिए, इसका मतलब भी होता है गिटार के स्टिंग बजाना, वही होता है, चापलूसी टाइप का होता है दोस्तों। तो और ग्लिटरिंग, ग्लिटरिंग का मतलब होता है क्या दोस्तों, चमकना। आप सभी को पता भी होगा। तो देखिए दोस्तों, चमकना और स्कैटरिंग मतलब भी चमकना। तो ये दोनों ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हुआ, क्योंकि ये क्या है दोस्तों, दोनों का सिनोनिम्स है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रश्न है, आई कैन स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वाज ओल्ड 5। यहाँ पे एक ग्रामेटिकल एरर बताना है। तो क्या है, आई कैन स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वाज। तो ये दोस्तों ये देखिए, ये पास्ट में सेंटेंसेस है और यहाँ पे क्या है, कैन है। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे कैन नहीं होगा, आई कैन स्विम नहीं होगा दोस्तों। ये इसका ग्रामेटिकल एरर था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से जंबल वर्ड है दोस्तों। इस जंबल वर्ड को आप सॉल्व करें दोस्तों। देखिए यहाँ पे BACD यानी चारों से स्टार्ट है दोस्तों, तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप देखिए बाय ऑप्शन, चलिए पहला नंबर से लेते हैं। द जनरल ह्यूमन, देखिए हाउ से तो स्टार्ट नहीं होगा कोई दोस्तों। दे ब्लेम द गवर्नमेंट, इससे वो स्टार्ट हो सकता है। सो से भी स्टार्ट नहीं होगा दोस्तों। तो पहला और तो तो कट जाता है दोस्तों। बी से स्टार्ट करते हैं, तो बी से स्टार्ट कीजिएगा। तो द जनरल ह्यूमंस टेंडेंसी इज टू फाइंड फॉल्ट इन द पॉलिटिक्स framed by the
गवर्नमेंट। उसके बाद देखिए दोस्तों, सो पीपुल ओपनली क्रिटिसाइज एंड कंडेम द, ये देखिए बी और डी दोनों जम रहा है दोस्तों। उसके बाद तो आप सही कर सकते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो सही वर्ड क्या है इसमें बताना है दोस्तों। स्कारसिस, स्कारसिस का मतलब होता है दोस्तों व्यंग तर्क। क्या होता है दोस्तों, व्यंग या तर्क होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए ह्यूमिलेशन। ह्यूमिलेशन, ह्यूमिलेशन मतलब होता है दोस्तों कि परिताड़ना, ये भी याद रखिए, परिताड़ना। ठीक है दोस्तों। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हैंडल दिस ग्लास टेबल विथ केयर बिकॉज इट इज, बताना है दोस्तों कि इसमें से कौन सा मोस्ट मीनिंगफुल होगा। बोल रहा है क्या, इस ग्लास को पकड़े ध्यान से क्योंकि, ये क्या है दोस्तों। तो आप सबका मीनिंग यदि जानेंगे सब वर्ड का तो आप आराम से सॉल्यूशन कर लेंगे। तो ये वोलेटाइल, वोलेटाइल का मतलब होता है परिवर्तनशील। याद रखिएगा क्या होता है, परिवर्तनशील। मैं लिख भी दे रहा हूँ, आप सभी कॉपी में लिख लें। उसके बाद होता है डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है तन्यता, यानी ये खींचने लायक है या लंबा होने लायक। ठीक है। फिर फ्रेगिल, फ्रेगिल का मतलब होता है नाजुक या कमजोर। क्या होगा दोस्तों, नाजुक या कमजोर। ये सब याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद क्या है, फ्र्यूगल। फ्र्यूगल मतलब होता है अल्पव्ययी यानी कम जीने वाला, अल्पव्ययी। तो देखिए दोस्तों, ऐसा सेंटेंसेस में क्या कहा गया है, हैंडल दिस ग्लास टेबल विथ केयर बिकॉज इट इज, यानी ग्लास जो था दोस्तों वो क्या था, बहुत नाजुक होता है, इसलिए आप उसे आराम से टेबल में रखें। तो फ्रैगिल यहाँ पे मोस्ट इम्प्रोप्रिएट सेंटेंस वर्ड होगा दोस्तों। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द विनिंग द ट्रॉफी। तो द कैप्टन एज वेल एज प्लेयर वाज, यहाँ पे वेयर नहीं होगा दोस्तों। क्या है, एज वेल एज प्लेयर वाज, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड। इसका हिंदी क्या होगा दोस्तों कि ऐसा जो सुना नहीं गया हो। तो क्या होगा दोस्तों, इनऑडिबल, अनसुनी। क्या होती है यहाँ पे, अनसुनी। ऑडिबल मतलब क्या था, सुनी सुनाई। ठीक है दोस्तों, इस तरह से याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो देखिए एक्सहेल ये गलत स्पेल है। देखिए फिर एक्साउट भी गलत है, एक्सट्रैक्ट भी गलत है, तो क्या है एक्सहिबिट, ये एक सही वर्ड है आपका। चलते हैं अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न कैसा है, क्वेश्चन है, ए सॉन्ग संग एट अ विरियल। तो इसका मीनिंग क्या होगा दोस्तों, ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, इसका अगर आपको सभी का पता होता मतलब तो होता, देखिए हिम यानी क्या होता है, विरियल में जब बजाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, तो हिम। हिम मतलब क्या होता है दोस्तों, जान लीजिए भजन होता है। ठीक है दोस्तों। बैलेड, बैलेड मतलब होता है दोस्तों सादा गाना यानी सिंपल सा गाना। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप जान लीजिए क्या है, सोनेट। सोनेट मतलब होता है कविता। और ये क्या है दोस्तों, डीरज मतलब शोक गीत। तो यही गाया जाएगा दोस्तों, शोक गीत गाया जाता है हमेशा जो शोक होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, वीडियो। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। टू टेक फ्रेंच लीव। तो यहाँ पे इस इडम का अप्रोक्सीमेटली मीनिंग बताना है आपको। तो इसका मतलब होता है लिव विदाउट एनी इंटीमेशन, यानी क्या बोला दोस्तों कि बिना किसी के रीजन से छोड़कर चले जाना। ठीक है दोस्तों, इसे बोलते हैं लिव विदाउट एनी इंटीमेशन। यदि इसका इडम बोलेंगे टू टेक फ्रेंच लीव। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो 24वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, क्या बोल रहा है, करेक्ट एंटोनिम्स बताना है। एंटोनिम्स मतलब क्या होता है दोस्तों, विलोम शब्द या फिर विपरीतार्थक यानी उल्टा शब्द। तो एक्सोडस, एक्सोडस इसका बताना है दोस्तों मीनिंग। तो देखिए दोस्तों, एक्सोडस मतलब होता है क्या,
जाना, लगभग बाहर निकलना। तो अराइवल मतलब क्या होता है दोस्तों? आना। ठीक है दोस्तों। डिपार्चर मतलब भी क्या होना है? वजन रहना। एग्जिट मतलब भी होता है कि चले जाना, और रिफंड मतलब होता है वापस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो इस सभी का मीनिंग आप सभी लिख लें। अराइवल का मतलब ही सिर्फ होता है आना। तो यहाँ एंटोनिम्स बोली है, तो जाना का तो आना ही होगा दोस्तों। अब हम आते हैं लास्ट प्रश्न की तरफ, जो हमारा 50वां प्रश्न है, और ये हमारा 100वां प्रश्न है। ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों। तो देखिए यहाँ क्या है, क्विसेंट। क्विसेंट मतलब होता है दोस्तों शांत रहने वाला। तो देखिए इसका एंटोनिम्स बता रहा है, यानी उसका उल्टा। तो के साथ रहने का उल्टा क्या होता है? जो फुर्तीला हो दोस्तों। जैसे पीसफुल, पीसफुल मतलब ये शांत होता है। इंडिफरेंट मतलब अलग होता है दोस्तों। डिजेक्टेड मतलब भी अलग होता है। एक्टिव, एक्टिव मतलब क्या होता है? जो हमेशा तैयार हो दोस्तों। तो सुस्त का हमेशा क्या हो? फुर्ती जिसमें रहे। तो ये ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों। ये हम अपने 100 प्रश्न को कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे, और बेल नोटिफिकेशन बटन को भी जरूर दबाएं। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें दोस्तों, और कमेंट में जरूर बताएं कि हमें नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाने चाहिए, और जो आप लोगों की जो जरूरत हो मैं उसी पे काम करूंगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।